हमारे सांसदों विधायकों का काम ये था कि प्रत्येक प्रॉब्लम की 5W एनालिसिस करना, वाईफाई एनालिसिस करना और ये देखना कि कहीं भारत विरोधी कानून तो नहीं बनाए। और ये कॉमन सेंस की बात है। अंग्रेज भारत को लूटने आए थे या भारत को मजबूत करने? जोर से बोलिए। तो सारा नियम कानून उनका किस क्या होगा? लूटने वाला ही होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। उदाहरण के लिए 1857 में मंगल पांडे जी ने क्रांति किया। मंगल पांडे का विद्रोह सबको पता है ना? हाँ। मंगल पांडे जी का विद्रोह उस जमाने में 1 महीने के अंदर ढाका, उधर मुल्तान, उधर लाहौर, इधर कन्याकुमारी, इधर आपके बेंगलोर, इधर आपके कलबुर्गी, हर जगह पता चल गया 1 महीने के अंदर। उस जमाने में न कोई फोन, न व्हाट्सएप, न कोई मैसेजिंग, ठीक है, न चिट्ठी, न ट्रेन, न बस, न बाइक, न कार। तो अंग्रेजों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मंगल पांडे ने जो मेरठ में क्रांति किया, ये खबर उस पूरे भारत में फैली कैसे? क्योंकि उस समय भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही था। तो उन्होंने मैकाले को एक काम सौंपा। उसको एक, कहते नहीं जैसे आज की डेट में कहते हैं कमीशन या इंक्वायरी कमेटी, बोले ये पता करो ये वाली बात फैली कैसे। मैकाले ने कुछ दिन तक जांच करने के बताया। बोले साहब ये काम मठ मंदिरों ने किया है। उसने बताया कि मठ मंदिरों ने रात और दिन रिले रेस किया है। एक मंदिर 25 किलोमीटर दूर तक भाग रहा है, उसका पुजारी वहां बता के आ रहा है, वहां वाला पुजारी फिर 25 किलोमीटर भाग रहा है, वहां वाला पुजारी फिर 25 किलोमीटर भाग रहा है, वहां वाला पुजारी फिर 25 किलोमीटर भाग रहा है। तो मठ मंदिर के पुजारियों ने रिले रेस जैसे होती नहीं, बैटन पकड़ाते हैं एक दूसरे को, खबर देते जाते हैं, खबर देते जाते हैं, हाँ वही काम किया। और पूरी बात जो है उधर चटगांव फैल गई, ढाका पहुंच गई, लाहौर पहुंच गई, सिंध पहुंच गई, कन्याकुमारी पहुंच गई, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कच्छ तक फैल गई। बोले अच्छा ये मठ मंदिर वाले तो बहुत खतरा है, ये पुजारी जो हमारे तो बड़े ले बहुत खतरा है, क्या करना है? बोले कानून बनाओ, कानून बना के मठ मंदिर को अपने कंट्रोल में ले लो। और ये जो अभी इंडिपेंडेंट है, इनकी भारत के प्रति भक्ति क्यों है? क्योंकि एक तो धार्मिक है और दूसरा स्वतंत्र है, क्योंकि हमारे मठ मंदिर उस समय स्वतंत्र हुआ करते थे। बोला मठ मंदिर कंट्रोल कर लो, एक कानून बनाओ, सारे मठ मंदिर अपने पास ले लो और इनको नौकर बना दो, पुजारियों को। इनको केवल घर चलाने के लिए इनको 4 आने दो, बस। बाकी इनको चढ़ावा उढ़ावा से कोई लेना देना नहीं, जो मंदिर की प्रॉपर्टी उससे इनका कोई लेना देना नहीं। तो जो मठ मंदिर के पुजारी पहले राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे, दिनों रात दौड़ रहे थे, वो क्या बन गए? नौकर। और नौकर किसका फेथफुल होगा? वो मालिक का, जो उसको चवन्नी दे रहा है। अंग्रेजों ने मठ मंदिर कंट्रोल करने के लिए 2 कानून बनाए और आजादी के बाद हमारे वाले अंग्रेजों ने 33 और कानून बना दिए। करना क्या था? वो 2 कानून खत्म करना था, और किया क्या? 33 और बना दिए। ये गद्दारी हुई कि नहीं? इसको मैं पार्लियामेंट्री जिहाद कहता हूं। यह है पार्लियामेंट्री जिहाद। अब बात करते हैं लैंड जिहाद की। अंग्रेजों ने कानून बनाया लैंड जिहाद के लिए 1894 में, जिसको कहते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट। दिख रहा है आपको 1894? हाँ। उन्होंने कहा कि हम सिविल लाइन बनाएंगे पूरे देश में। सिविल लाइन सुना होगा ना आपने, देश भर में सिविल लाइन बनी हुई है। ये सारी की सारी सिविल लाइन 1894 वाले कानून से बनी है। जमीन एक्वायर किया, कलेक्टर का घर बनाया, कप्तान का घर बनाया, लेकिन कलेक्टर का घर, कप्तान घर तो 5 एकड़ में बन जाता, उन्होंने एक्वायर कर लिया 500 एकड़, 1000 एकड़, 3-3 किलोमीटर लंबा एरिया एक्वायर कर लिया। और उसमें से ज्यादातर जमीन मिशनरीज को दे दिया, चर्च को दे दिया। इसलिए पूरे भारत में जहां सिविल लाइन है, उस सिविल लाइन में सबसे ज्यादा जमीन किसकी है? चर्च और मिशनरीज की। वहां उनका हॉस्पिटल है, वहां उनका स्कूल है, वहां उनके पूरी व्यवस्था है, सेटअप हो गया।
और लगभग उन्होंने 10 लाख एकड़ जमीन चर्च को और मिशनरीज को 99 ईयर की लीज पे बांट दिया। 1947 में जाने से पहले पहले कितना बांट दिया? 10 लाख एकड़। अब क्या हो रहा है? अब उनको लग रहा है यार क्या पता कल को कोई सरकार ऐसी आ जाए बोले 99 ईयर का लीज पूरा हो चुका, और सबका पूरा हो चुका है, क्योंकि 1895 से 1900 तक सबकी लीज हुई थी। तो 1995 से लेकर 2000 आते आते सबकी लीज खत्म हो गई है। आज की डेट में ज्यादातर ऐसे ही उनके स्कूल चल रहे हैं, वैसे उनके हॉस्पिटल चल रही है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, उनकी लीज सबकी खत्म हो चुकी है। तो जहां उनके स्कूल है उनको तो खतरा नहीं लगता कि भाई चलो हमारा स्कूल बना, हमारा स्कूल थोड़ी तोड़ देगा। वैसे ही भारत में सेकुलरिज्म बहुत तगड़ा है। लेकिन सिविल लाइन की जो जमीन है अब उसकी वो प्लॉटिंग कर रहे हैं। सिविल लाइन की जमीन बड़ी प्राइम होती है। किसी भी शहर में सबसे महंगी जमीन कहां की होती है? सिविल लाइन की। मतलब 2 करोड़ 3 करोड़ का बिस्वा बिक जाता है, तो 5 बिस्वा बेच दिया, 10 से 15 करोड़ का बिक गया। और शहर से 20-25 किलोमीटर दूर गए तो 5 बिस्वा जमीन बेचा और 5 एकड़ जमीन खरीद लिया। फिर 5 बिस्वा बेचा, उस पर शानदार इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया, या शानदार मेडिकल कॉलेज बना दिया, या बढ़िया हॉस्पिटल बना दिया, या बढ़िया 12वीं तक का स्कूल बना दिया। तो कहीं से उनको पैसे लगाना पड़ा क्या? जोर से बोलिए। नहीं। किसकी जमीन थी? हमारे बाप दादाओं की। कब्जा किसने दिया? अंग्रेजों ने। कंटिन्यू क्यों है? क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने वापस नहीं लिया। और अब क्या हुआ? चूंकि उनकी जमीन भी फ्री, उनकी हॉस्पिटल भी फ्री, लागत तो कोई आई नहीं, सिविल लाइन वाली जमीन से बन गया हॉस्पिटल, तो वो मुफ्त में पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते? पढ़ा सकते हैं। अब वो मुफ्त में पढ़ा के कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब उस कन्वर्जन हमको दिखता है, लेकिन कन्वर्जन का रूट काज हमको 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं दिखता। इसीलिए फिर हमने तय किया कि सुप्रीम कोर्ट में बैठने से बात नहीं चलेगी, अब बाहर निकलना पड़ेगा। और अब मैं मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट रहता हूं, सैटरडे संडे बाहर आपके बीच में रहता हूं। 2024 में 122 शहरों में गया था, एक संडे अपने घर में था क्योंकि दिवाली के बाद भैया दूज थी। 2023 में 115 शहरों में गया था, उसमें 2 संडे घर में था कि एक संडे को होली थी, एक संडे दिवाली थी। 2022 में 94 डिस्ट्रिक्ट्स में गया था। अभी तक 500 जिलों में कार्यक्रम किया हमने पिछले 5 वर्ष में। उसका कारण यही था कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे बैठे बात नहीं बनेगी, कम से कम आम जनता को भी जगाना पड़ेगा। और आपको मैं इसलिए जगाने आया हूं कि आप हमारी बात सुनने के बाद जाके सो मत जाना। जितनी बात आपको कह रहा हूं इतनी बात जाके अपने सांसद से बोल के आना। और आपका क्या बिगाड़ लेंगे? क्या कर लेंगे आपके सांसद अगर आपकी ये बात बता के आओगे कि 99 ईयर की लीज जो है जितनी कंप्लीट हो चुकी उसको जमीन वापस लिया जाए? कुछ कर लेंगे क्या? जोर से बोलो जरा आपका। कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसी ये बात जाके कह सकते हैं कि 99 साल की लीज पूरी हो गई, साहब बताओ कब वापस होगी? अरे वाह, प्रज्ञा प्रवाह के लोगों के लिए ताली बजाइए। तो 10 लाख एकड़ जमीन पे लैंड जिहाद हुआ इस कानून के कारण। फिर दूसरा कानून आया 1927 में, उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट बनाया। आपको ये चीज दिमाग में रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जितनी मिसाइल बनाएगा उसमें हमारे लिए कोई एक मिसाइल अच्छी हो सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। सारी मिसाइल किस लिए बनाएगा? हमें बर्बाद करने के लिए। जब तक यह दिमाग में नहीं आएगा कि अंग्रेजों ने एक भी कानून हमारे लिए अच्छा नहीं बनाया तब तक आपको अंग्रेजी कानून में कमियां नजर नहीं आएंगी। 1937 का फॉरेस्ट एक्ट बनाया और जंगलों पे मिशनरीज को, चर्चेस को कब्जा दे दिया। आप देख लो, पूरा नागालैंड, पूरा मेघालय, पूरा मिजोरम, पूरा मणिपुर, अरुणाचल, पूरा नॉर्थ ईस्ट उठा के उन्होंने दे दिया कानून बना के। तो मुगल क्या कर रहे थे? तलवार के दम पे जमीन पे कब्जा कर रहे थे।
रजाकारों के माध्यम से, नवाबों के माध्यम से, जागीरदारों के माध्यम से, अपने तीमारदारों के माध्यम से। और अंग्रेज क्या कर रहे थे? कानून बना के। उसके बाद आया वक्फ एक्ट। पहला वक्फ एक्ट बना 1913 में। 1913 का पहला वक्फ एक्ट जिन्ना ने बनवाया अंग्रेजों से कह के कि साहब ऐसी सी बात है और हमारे पूर्वजों ने जमीन कर दे दिया है, हमें अलग से कानून दे दो। अंग्रेजों ने बना दिया, उनको डिवाइड एंड रूल करना ही था। जिन्ना ने बोला देखो अंग्रेज तो अपने लिए कानून काम करके चले गए, और जो मुगलों वाली ज़मीन है, कल को देश आज़ाद हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, तो आप इसके लिए एक नया कानून बना दो। अंग्रेज़ों को बोला आपने अपने लिए तो लैंड एक्विजिशन एक्ट बना लिया, हमारे लिए क्या, हमारे लिए कुछ बनाओ। बोले चलो तुम्हारे लिए वक्फ एक्ट बना देता हूँ। तो पहला वक्फ एक्ट बना 1913 में, और वो कानून चला 1953 तक, और 1954 में वो कानून खत्म हुआ जिन्ना वाला, नया कानून बना, नेहरू जी ने बनाया। तो 1953 में भारत में टोटल वक्फ प्रॉपर्टी थी 50,000 एकड़। जोर से बोलिए कितनी थी? कानून चला 40 साल, और 40 साल के बाद कुल वक्फ प्रॉपर्टी कितनी हुई? 50,000 एकड़। इसको आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि 500 साल की मुगलों की गुलामी और 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी, इन 700 सालों में टोटल वक्फ प्रॉपर्टी कितनी थी? 50,000 एकड़। उसके बाद नेहरू जी ने कानून बनाया, इंदिरा जी ने उसको अमेंड किया, राजीव गांधी ने उसको फिर अमेंड किया। ये कानून जो मेरे हाथ में है, ये नरसिम्हा राव जी का है 1995 का। उसके बाद 2013 में मनमोहन सिंह जी ने इसको और अमेंड किया। तो जब मैंने 2020 में पीआईएल फाइल किया, तो जो हमने आंकड़े इकट्ठा किए, उस समय मुझे पता चला कि 10 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड कब्जा कर चुका है। 500 साल मुगलों का, 200 साल अंग्रेजों का, टोटल 700 साल में कितनी प्रॉपर्टी 1953 में? और जब 2020 में मैंने चैलेंज किया तो हमने कितना बताया? 10 लाख एकड़। 50,000 एकड़ 10 लाख एकड़ हो गई, यानी प्रॉपर्टी कितनी बढ़ गई? 20 लाख एकड़, 20 गुना। जब ये कानून बदला जा रहा था तो अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बताया कि वक्फ बोर्ड ने 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा किया हुआ है। हमने कितना बताया था? 10 लाख। गृह मंत्री जी क्या बता रहे हैं? 40 लाख। यानी मुगलों, जिन्ना के कानून से वक्फ प्रॉपर्टी थी 50,000 एकड़, और बाद वाले जिन्नाओं के कानून से बन गई 40 लाख एकड़। 80 गुना प्रॉपर्टी बढ़ गई। अरे जब प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया तो भारत सुरक्षित रहेगा क्या? ये जो जमीनें अंग्रेजों ने कब्जा किया है या वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है, वहां वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता है क्या? जोर से बोलिए। वहां सर्व मंगल मांगल्य सिखाया जाता है क्या? वहां सर्वे भवन्तु सुखिनः सिखाया जाता है क्या? वहां सबका साथ सबका विकास सिखाया जाता है क्या? वहां जननी जन्म भूमिष्य सिखाया जाता है क्या? नहीं, वहां तो पाक नापाक सिखाया जाता है, वहां तो हराम हलाल सिखाया जाता है, वहां तो स्ट्रेटजी चल रही है, क्या क्या करना है कन्वर्जन हो जाए। ये देश के साथ गद्दारी हुई कि नहीं? ये पार्लियामेंट्री जिहाद हुआ कि नहीं? अनपढ़ तो नहीं थे, अनाड़ी तो नहीं थे, समझदार लोग थे, और जमीन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और उस पर कोई चिंता नहीं। इसलिए कहता हूं कि देश को बर्बाद करने के लिए जितना काम अंग्रेजों ने किया था, मुगलों ने किया था, उससे ज्यादा काम तो आजादी के बाद हुआ है। और वो क्यों किया उन्होंने? वोट और नोट के लिए। याद रखिएगा, पॉलिटिकल पार्टियां जो भी काम करती हैं उसमें पहला फैक्टर होता है वोट और जैसे सड़क बनती है, क्योंकि जिधर से सड़क जाती है वहां से वोट मिलती है, और जितने का टेंडर होता है उसका 20%
जोर से बोलिए जरा। नोट मिलती। स्कूल बनता है तो जहां स्कूल बनेगा वहां के लोग वोट देंगे और जितने का टेंडर होगा उसका 20%। हॉस्पिटल, अच्छा 40% है। हॉस्पिटल बनता है क्यों? क्योंकि जहां हॉस्पिटल बनेगा वहां के लोग वोट देंगे और जितने का टेंडर होगा उसका 20%। रेलवे लाइन बनती है क्योंकि जहां रेलवे लाइन जाएगी वहां के लोग वोट देंगे और जितने का टेंडर होगा उसका 20%। मैं मिनिमम वाला लेके चल रहा हूं। मैंने 20% इसलिए बोला कि कल को कोई ये ना कह दे कि आपने गलत आंकड़ा दिया। हमसे ज्यादा रहे अच्छा है ना। हमसे 20 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये देशव्यापी आंकड़ा है कि 20 मिनिमम है। सवाल ये है, सारा काम होता है तो फिर ये अंग्रेजों का नियम कानून क्यों नहीं बदला? इसलिए नहीं बदला, इससे भी वोट और नोट आता है। अंग्रेजों को अगर जो 99 ईयर की लीज वापस लेंगे तो वोट मिलेगी क्या और नोट मिलेगी क्या? हाँ, ये बता के तुम्हारा 99 ईयर लीज पूरा हो चुका है, चुपचाप सौदा करते हैं। ये होता है। कानून नहीं बदल रहे, क्योंकि कानून बदल देंगे एक बार ले लेंगे तो फिर बार बार कैसे लेंगे? वो 99 ईयर वाली बात बता के बार बार कैसे लेंगे? तो अभी कानून नहीं बदल रहे, हर साल बता रहे तुम्हारा 99 ईयर पूरा हो गया, तो 99 ईयर पूरा हो गया तो वो चुपचाप उधर देता जा रहा है। ये पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा है। लेकिन अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो हमें लैंड जिहाद रोकना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश इसके ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हुई, और वो इसलिए नहीं हो पाई, वो तो जानबूझ के नहीं कर रहे थे, हमने भी उनको चर्चा करने के लिए मजबूर नहीं किया। हमको उन्होंने भाषा के आधार पर बांट के रखा, क्षेत्र के आधार पर बांट के रखा, जाति के आधार पर बांट के रखा, लिंगायत नॉन लिंगायत करके बांट के रखा, राइट, अगड़ा पिछड़ा करके बांट के रखा, दलित बनाम सवर्ण करके बांट के रखा। मतलब कोई न कोई तरीका ऐसा किया कि इधर वाला आप वक्फ के ऊपर आपका ध्यान ही न जाए। ऐसे ऐसे चक्कर चलाते रहे कि आपको लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, जनसंख्या जिहाद, ये इकोनॉमिक जिहाद, ये पार्लियामेंट्री जिहाद, इलेक्शन जिहाद, आपको ध्यान ही ना आए, आप उसी में अटके रहो। और हमको भी फालतू की डिबेट अच्छी लगती है, हमको भी तू मैं अच्छा लगता है। टीवी में शाम को होता क्या है? कोई ढंग की कंस्ट्रक्टिव डिबेट होती है क्या? कभी आपने टीवी पे इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म पे कोई डिबेट सुनी क्या? कभी आपने संसद विधानसभा में ऐसे कंस्ट्रक्टिव चीज पे डिबेट सुनी क्या? तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही। भाई बहुत सारे लोग कहते हैं मैं गांधीवादी हूं, कहते हैं ना मैं गांधीवादी हूं। गांधी जी की दो पहचान, सत्य और अहिंसा। अब गांधी जी को सत्य पसंद था, इसका मतलब झूठ से उनको नफरत थी। तो गांधीवादियों को पार्लियामेंट में खड़े होकर आवाज उठाना चाहिए था कि झूठ के खिलाफ गंभीर अपराध कानून बनाओ, झूठ बोलने को 10 से 20 साल की सजा का कानून बनाओ, झूठा एफिडेविट फाइल करने को गंभीर अपराध घोषित करो, क्योंकि गांधीवादी हैं, गांधी जी को सत्य पसंद था। आज तक किसी गांधीवादी नेता ने संसद और विधानसभा में खड़े होकर कहा कि झूठी एफआईआर को गंभीर अपराध करो, झूठी जांच को गंभीर अपराध करो, झूठी चार्जशीट फाइल करना गंभीर अपराध घोषित करो, झूठा वकालतनामा फाइल करना गंभीर अपराध करो, झूठी गवाही देना गंभीर अपराध करो, झूठे कागज बनवाना सीरियस क्राइम करो, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी वोटर आईडी, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी विरासत, फर्जी वसीयत, सब कुछ तो फर्जी बन रहा है। किसी गांधीवादी ने संसद और विधानसभा में खड़े होकर बोला ये फर्जीवाड़ा रुकना चाहिए, गांधी जी चाहते थे कि फर्जीवाड़ा रुके? जोर से बोलिए जरा। इसका मतलब गांधीवाद एक जुमला है। ये गांधीवाद क्या है? जोर से बोलिए जरा। जुमला। आज तक किसी अंबेडकरवादी ने बोला कि बाबा साहब चाहते क्या थे? बाबा साहब की बड़ी बड़ी मूर्ति लगा दी, 14 अप्रैल को माला भी पहना देते हैं। बाबा साहब चाहते क्या थे? बाबा साहब चाहते थे भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन हो, बाबा साहब चाहते थे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, और बाबा साहब चाहते थे भारत में ड्रग के खिलाफ कठोर कानून बने।
उनका यह कहना था कि दलितों का जो पिछड़ापन है तभी दूर होगा जब भारत में नशाबंदी शराबबंदी होगी। और आर्टिकल 47 बाबा साहब स्पेशली इसलिए लेके आए, हालांकि गांधी जी भी यही चाहते थे और लोग भी यही चाहते थे, लेकिन आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए। ये गांधी जी भी चाहते थे, बाबा साहब अंबेडकर भी चाहते थे। किसी अंबेडकरवादी ने संसद विधानसभा में कहा आर्टिकल 47 लागू करो, नशाबंदी शराबबंदी लागू करो, बोला क्या? जोर से बोलिए। इसका मतलब ये भी जुमला है। हाँ अच्छा, साम्यवाद का मतलब क्या? ये जो वामपंथी है, वामपंथ का मतलब क्या है? साम्यवाद का मतलब क्या है? साम्यवाद का मतलब है शोषण रहित समाज, समता मूलक समाज। इसी कॉन्सेप्ट वहीं से आया, इक्वलिटी के बेस पे समाज। समता, समानता, समरसता में जो सबसे बड़ी बाधा क्या है? वो है करप्शन। किसी वामपंथी सांसद ने संसद में या वामपंथी विधायक ने कभी विधानसभा में उठ के कहा कि भ्रष्टाचार गंभीर अपराध है, इनको फांसी देने के लिए कानून बनना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। इसका मतलब ये सब वामपंथ भी एक जुमला है। ये जुमले चल रहे हैं, और चूंकि हमको जुमले अच्छे लगते हैं, हम भी जुमले में ताली बजा रहे। बोल दिया मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे पूरी दुनिया में झगड़ा किसका चल रहा है? जोर से बोलो जरा। पूरी दुनिया में धर्म का झगड़ा है या रिलीजन का? क्या है? धर्म। मेरी PIL चल रही है, आप लोग गूगल करना, धर्म रिलीजन अश्विनी उपाध्याय। मैंने कहा है कि हमारे 99% लोगों को धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता, इसलिए प्राइमरी में एक चैप्टर डालिए, व्हाट इज धर्म, व्हाट इज रिलीजन। उसमें मैंने 20 भेद बताए हैं। धर्म और रिलीजन के बीच में 20 अंतर होता है। मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूं। एक जो सबसे मेन कहते हैं समरी, धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। धर्म यूनाइट्स, रिलीजन डिवाइड्स। और हम धर्म को रिलीजन मान के बैठे, रिलीजन को धर्म मान के बैठे हुए। सर्वधर्म संभाव, सबसे बड़ा फ्रॉड, फिर भी बोले जा रहे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सबसे बड़ा फ्रॉड, फिर भी बोले जा रहे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, रोज गाए जा रहे। हर साल स्वतंत्रता दिवस मना रहे। अरे शब्दों का अर्थ तो सोचो। स्वतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्वतंत्र। स्व मतलब स्वयं का, तंत्र मतलब सिस्टम। तंत्र मतलब कौन सा सिस्टम हमारा है? एजुकेशन सिस्टम हमारा है, पुलिस सिस्टम हमारा है, जुडिशियल सिस्टम हमारा है, टैक्स सिस्टम हमारा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारा है। कौन सिस्टम हमारा है? लेकिन इंडिपेंडेंस डे मनाना है, स्वतंत्रता दिवस मनाना है, कभी दिमाग नहीं लगाया अरे हम स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं। गुलामी का नाम चल रहा है, गुलामी का निशान चल रहा है, गुलामी की कुरीतियां चल रही, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही, गुलामी की शिक्षा, गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, सब कुछ गुलामी वाला। और फिर भी कह रहे हैं सारे जहां से अच्छा। इस कार्य को प्रज्ञा भारती को करना पड़ेगा, क्योंकि प्रज्ञा भारती में प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं प्रज्ञा भारती से रिक्वेस्ट करता हूं, कम से कम 1 साल भारत कहां पे है, कितना स्वतंत्र है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। कितनी तरीके के जहाज चल रहे हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए। हम कितने स्वतंत्र हैं आपको बताता हूं। कितने लोग फ्लाइट पे गए? सब लोग चढ़े फ्लाइट। फ्लाइट पे क्या लिखा रहता है? जोर से बताइए, क्या लिखा रहता है? किसने बोला? चलिए इनके लिए ताली बजाइए, कम से कम ध्यान से देखा तो। VT का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। मैंने उसको कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, ये VT हटाया जाए। अब हम आज़ाद हो चुके हैं, फिर VT किस बात के? लेकिन समस्या ये आ रही है, वो जो एयर फ्लाइट का कोड 2 ही लेटर का होता है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन था, या तो हम भारत हैं तो BH लेते, या हम BT लेते, भारत टेरिटरी। एक को भूटान ले गया, एक को बांग्लादेश ले गया। मतलब अंग्रेजों के जितने गुलाम देश थे
सबने वीटी हटा दिया। पाकिस्तान ने वीटी हटा दिया, बांग्लादेश ने वीटी हटा दिया, मालदीव ने वीटी हटा दिया, मॉरिशस ने वीटी हटा दिया। उस समय जितने भी अंग्रेजों के गुलाम देश थे, जिसको कॉलोनी कहते थे, सबके लिए एक ही कोड था। क्या था? वीटी। ये विक्टोरिया टेरिटरी सबने बदल लिया। लेकिन हमारे प्रथम पूज्य प्रधानमंत्री चाचा जी को विक्टोरिया से कितना लगाव था, इतना लगाव था, बोले सब बदल ले, पाकिस्तान बदल ले, अफगानिस्तान बदल ले, बांग्लादेश बदल ले, मालदीव बदल ले, हम तो वीटी ही रखेंगे। लैंड जिहाद हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उस जमीन का उपयोग धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है, उस जमीन का उपयोग अराजकता के लिए किया जा रहा है। उस जमीन पे जो स्कूल खुल रहे हैं वहां हिंदुओं के प्रति नफरत सिखाई जा रही है। उस जमीन पे जो उस जमीन का उपयोग किसी भी तरीके से हो रहा है, चाहे वहां पे स्कूल खुल रहा है या कुछ अलग खुल रहा है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। और एक बात मैं कहता हूं, भारत में ये तब तक संविधान चलेगा जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू जहां खत्म हो गए हैं वहां ये संविधान काम नहीं करता।